नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम हिंदी व्याकरण का 4th टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया क्या होती है? तो आज हम जानेंगे क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद और उदाहरण। ये सब हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो पहले बात करते हैं कि क्रिया क्या होती है। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करना। कार्य करना वे शब्द जिससे हमें किसी कार्य का करना या होना पता चले, या वे शब्द जिससे हमें ये पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या हो गया, है ना? तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा जाना। अब इसकी परिभाषा देखते हैं क्रिया की। क्रिया की परिभाषा वे शब्द या शब्द समूह जो किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराए। यानी वे शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराए, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, पीना, खेलना, दौड़ना आदि, है ना? अब यहाँ हम देखेंगे अ, कि यहाँ पे जो हमारे क्रिया शब्द दिए हुए हैं, उनमें आपने एक चीज देखी होगी कि सबके अंत में ना प्रत्यय लगा हुआ है। देखो, लिखना में भी, पढ़ना में भी, सोना में भी, पीना में भी, खेलना उसमें भी ना प्रत्यय है, दौड़ना इसमें भी ना प्रत्यय है। अगर हम इन क्रिया शब्दों में से इस ना प्रत्यय को निकाल देते हैं, तो हमारे पास जो मूल शब्द बचेगा वो बचेगा पढ़। लिखना में बचेगा लिख। सोना में बचेगा सो। पीना में होगा पी। खेलना में होगा खेल। और दौड़ना में होगा दौड़। अब ये जो मूल शब्द है, या जो मूल रूप है क्रिया का, इनको हम क्या कहेंगे? धातु। हमारे पास क्रिया के जो मूल रूप आए हैं, पढ़, लिख, सो, पी, खेल, दौड़, ये सब क्या है? धातु। इन सबको हम क्या कहेंगे? धातु। यानी सरल भाषा में हम बात करें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि धातु शब्दों के अंत में धातु शब्दों के अंत में के धातु शब्दों के अंत में ना प्रत्यय लगाकर लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है। क्रिया का निर्माण किया जाता है ना? तो अब हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा मूल जो क्रिया का मूल रूप है वो है पढ़। अगर हम इसमें ना प्रत्यय लगा देते हैं तो हमारी क्रिया होगी पढ़ना, जो कि हमने पहले से लिखी हुई है। लिख में अगर हम ना प्रत्यय लगाते हैं तो हमारी क्रिया बनती है लिखना, है ना? उसी प्रकार सोना हो जाएगी, पीना, खेलना, दौड़ना आदि। अब बात करते हैं कि कुछ क्रियाएं स्वतः होती है, कुछ कर्ता के द्वारा की जाती है। स्वतः यानी अपने आप। अपने आप क्रिया में क्या है? कुछ क्रियाएं अपने आप से होती हैं और कुछ क्या होती है? किसी कर्ता के द्वारा की जाती है। अब अपने आप से कैसे होती है वो हम इस उदाहरण से समझते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है ना? तो इसमें क्रिया क्या है? अपने आप हो रही है, प्राकृतिक है। ये प्राकृतिक क्रिया है, इसमें कोई कर्ता नहीं है। इसलिए ये क्या है? इसको हम आगे चल के देखेंगे कि ये क्रिया का कौन सा भेद है। लेकिन ये क्रिया क्या हुई? अपने आप से हुई है। इसको मतलब किसने किया नहीं है, या इसको करने वाला कोई कर्ता नहीं है। दूसरी जो क्रिया है हमारी, वो
वह कुछ कर्ता के द्वारा की जाती है, मतलब कुछ क्रियाएँ ऐसी होती हैं जो कर्ता के द्वारा की जाती है। जैसे राम हँसता है, तो इसमें जो क्रिया है वो किसके द्वारा हो रही है? ये जो क्रिया है वो किसके द्वारा हो रही है? राम के द्वारा। तो मतलब इस ये जो वाक्य है इसमें जो क्रिया है वो राम के द्वारा हो रही है, राम यहाँ पे है कर्ता, है ना? तो अब हमने इस जो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ है कि कुछ क्रियाएँ स्वतः होती है, कुछ कर्ता के द्वारा की जाती है, तो उसको हमने अच्छे से समझ लिया यहाँ पे कि जो क्रियाएँ अपने आप से होती है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है ना? और पेड़ से डाली टूट गई, कुछ भी वो यहाँ प्राकृतिक क्रियाएँ जिसको हम बोले वो इसमें आ जाएगी, स्वतः होने वाली क्रियाओं में। और जो कर्ता द्वारा की जाती है वो जैसे यहाँ पे राम हँसता है, तो ये क्रिया किसके द्वारा हो रही है? राम के द्वारा, है ना? माँ खाना बनाती है, तो यहाँ पे जो क्रिया है, वो किसके द्वारा हो रही है? माँ के द्वारा, ठीक है? अब आगे देखते हैं, क्रिया के बिना क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। मतलब हर वाक्य में क्रिया का होना क्या है? ज़रूरी है। कोई भी वाक्य हो, कोई-सा भी वाक्य हो, उसमें क्रिया क्या होती है? आवश्यक होती है, अनिवार्य होती है। जैसे मैं सोता हूँ, यहाँ पे क्रिया है सोता या सोना, है ना? अगर हम इस क्रिया को निकाल लें, क्रिया शब्द को निकाल लें, तो हमारे पास बचता है मैं हूँ। तो मैं हूँ कोई वाक्य नहीं है ना? तो हर वाक्य को पूर्ण करने के लिए हमें क्या है? क्रिया की ज़रूरत पड़ती है। जब तक वाक्य में क्रिया नहीं होगी, वाक्य पूर्ण नहीं माना जाएगा, है ना? सामान्य रूप से वाक्य का जो कर्म है, वो ये होता है कर्ता, कर्म और क्रिया। लेकिन कुछ-कुछ वाक्यों में क्या होता है? कर्ता और क्रिया ही होती है, कर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी वो वाक्य माना जाएगा, है ना? वाक्य में अगर कुछ वाक्यों में कर्ता और कर्म और क्रिया ना हो, तो तब भी वो वाक्य क्या है? अपूर्ण, है ना? तो वाक्य में हम बात कर रहे थे कि वाक्य में क्रिया का होना क्या है? आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। क्रिया के बिना क्या है? वाक्य क्या होता है? अपूर्ण या अधूरा। अपूर्ण या अधूरा होता है। अब आगे हम देखते हैं, इसमें हमने थोड़ा-सा ज़िक्र करा कि धातु क्या होती है। अब आगे देखते हैं कि धातु की परिभाषा जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, सो, पी, खेल, दौड़ आदि, है ना? तो जैसे मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो क्रिया होती है, तो क्रिया का जो मूल रूप होता है, उसको हम क्या कहते हैं? धातु। और धातु में ही जब हम ना प्रत्यय लगाते हैं, धातु में जब हम ना प्रत्यय लगाते हैं, है ना? तो उसके बाद क्या बनती है? क्रिया। क्रिया बन के आती है। जैसे मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे हमने देखा पढ़ जो हमारा शब्द था, उसमें हमने जब ना प्रत्यय लगाया, तो हमारी क्रिया बनी पढ़ना। लिख में हमने ना प्रत्यय लगाया, क्रिया बनी हमारी लिखना, है ना? सो में ना प्रत्यय लगाया, तो क्रिया बनी हमारी सोना। उसी प्रकार पी में भी ना प्रत्यय लगाएँगे तो क्रिया बनेगी हमारी पीना। उसी तरह खेलना हो जाएगा और दौड़ना हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा धातु की धातु क्या होती है? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। अब हम चलते हैं कि क्रिया के भेद कितने होते हैं? देखते हैं आगे। क्रिया के प्रकार। जो क्रिया होती है उसके कितने प्रकार होते हैं या कितने हम इनको भेद भी बोल सकते हैं, भेद। तो यहाँ देखते हैं हम डायग्राम के थ्रू कि जो क्रिया है उसके क्या होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला हो गया हमारा क्रम के आधार पर, दूसरा हो गया प्रयोग या संरचना के आधार पर। जो पहला हमारा भेद है कर्म के आधार पर, उसके भी 2 भेद हैं।
कि कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया हमारी 5 प्रकार की होती है, प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया। तो पहले हम क्रम के आधार पर क्रिया के भेद देख लेते हैं, जो कि 2 हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को भी हमने फिर 2 भागों में बाँटा है, एक एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया, है ना? अब सकर्मक क्रिया कौन-सी होती है, अकर्मक कौन-सी होती है, इनकी क्या परिभाषाएँ होती है और इनके उदाहरण कौन-से होते हैं, हम देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे क्रम के आधार पर क्रिया, क्रम के आधार पर क्रिया, क्रम के आधार पर क्रिया कौन-कौन सी होती है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि क्रम के आधार पर क्रिया कितनी होती है? 2। क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 2। तो पहला भेद है हमारा सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया, जो हम आगे पढ़ेंगे। पहले सकर्मक क्रिया पढ़ लेते हैं। वे क्रियाएँ जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है, अर्थात अर्थात जहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। अगर हम सरल शब्दों में बात करें, तो वे क्रियाएँ जिनमें कर्म होता है, वो होती है सकर्मक क्रियाएँ और जिनमें कर्म नहीं होता, वो होती है अकर्मक क्रिया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो सकर्मक क्रिया के यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे राम पत्र लिखता है, राधा गाना गाती है, मैंने किताब पढ़ी, माली ने पौधे लगाए, है ना? लेकिन ये चारों उदाहरण पढ़ने से पहले जो महत्वपूर्ण ट्रिक्स है सकर्मक क्रिया की, वो पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम उदाहरण अच्छे से समझेंगे। तो इसकी जो ट्रिक्स है, वो है वाक्य में क्रिया से पहले क्या या किसे शब्द लगाकर प्रश्न करेंगे। अगर उत्तर में हमें कर्म की प्राप्ति होती है, तो क्रिया क्या होगी हमारी? सकर्मक। और अगर हमें उत्तर में कर्ता की प्राप्ति होती है, तो क्रिया होगी हमारी अकर्मक। यानी कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, इसकी पहचान करने के लिए हमें क्या करना है? जो वाक्य में जो क्रिया दी हुई है, उससे पहले हमें क्या करना है? क्या लगाकर प्रश्न करना है यहाँ पे। जैसे राम पत्र लिखता है। अब मैंने जो लिखता यहाँ पे जो क्रिया है, उससे पहले यहाँ पे क्या लगा दिया कि राम क्या लिखता है। पत्र की जगह हमने क्या करा? क्रिया से पहले और जो यहाँ पे पत्र है, उसकी जगह हमने क्या करा? क्या लगाकर प्रश्न किया कि राम क्या लिखता है। तो हमारा उत्तर आया कि राम क्या लिखता है? पत्र, है ना? उसी तरह राधा गाना गाती है। अगर हम यहाँ पे क्या लगाकर प्रश्न करें कि राधा क्या गाती है या राधा क्या गाती है, तो हमें इसका आंसर मिलेगा गाना। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है? सकर्मक क्रिया। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि जहाँ पे मतलब वाक्य में हम अगर क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करें या किसे लगाकर प्रश्न करें और अगर हमें उत्तर में कर्म की प्राप्ति होती है, तो क्रिया क्या होगी? सकर्मक, है ना? और यहाँ पे हमें कर्म की प्राप्ति हो रही है। जैसे राधा गाना गाती है, राधा क्या गाती है? गाना। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है? सकर्मक क्रिया। मैंने किताब पढ़ी, मैंने किताब पढ़ी, है ना? अब हम पढ़ी से पहले यहाँ पे क्या लगाकर प्रश्न करेंगे कि मैंने क्या पढ़ी? तो किताब। हमारा आंसर आया किताब। ये भी क्या हुई? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। उसी तरह माली ने पौधे लगाए। माली ने क्या लगाए? आंसर आता है पौधे। तो ये भी क्या हुआ? सकर्मक क्रिया। तो इस तरह हम कोई क्रिया सकर्मक है या नहीं है, उसकी पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। जो भी वाक्य हमें दिया गया होगा, उससे पहले जो भी वाक्य हमें दिया गया है, उसमें क्रिया शब्द से पहले हम क्या करेंगे? क्या लगाकर
प्रश्न करेंगे, है ना? और हमारा जो उसके बाद हमें उत्तर में अगर कर्म की प्राप्ति होती है, तो वाक्य क्या होगा हमारा? सकर्मक। और अगर कर्ता की प्राप्ति होती है, तो वाक्य होगा हमारा अकर्मक। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक, जो हम आगे देखेंगे। देखिए, यहाँ पे है सकर्मक क्रिया, है ना? तो अभी जैसे मैंने बात करी थी कि सकर्मक क्रिया के भी क्या है? 2 भेद होते हैं या 2 प्रकार होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो पहले हम एक कर्मक को जान लेते हैं। जैसे इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है, एक कर्मक यानी जहाँ वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयुक्त हुआ हो, वहाँ एक कर्मक क्रिया होती है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो कि जिस वाक्य में एक ही कर्म हो, जिस वाक्य में एक ही कर्म हो, वहाँ एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन पढ़ता है, नीता खाना पकाती है, पुनीत फुटबॉल खेलता है, मोहित पानी पीता है। मोहित पानी पीता है। जैसे पहला उदाहरण हम देखें, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो पुस्तक यहाँ पे एक कर्म हो गया, पुस्तक पढ़ना यहाँ पे क्या हुआ? एक कर्म। ठीक उसी प्रकार नीता खाना पकाती है, नीता क्या पकाती है? तो नीता खाना, तो खाना यहाँ पे हुआ वही कर्म हमारा। पुनीत फुटबॉल खेलता है, पुनीत क्या खेलता है? फुटबॉल। तो यहाँ पे भी फुटबॉल खेलना क्या हुआ? एक कर्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक ही कर्म की बात हो रही है, उसके अलावा और कोई दूसरा कर्म नहीं आ रहा। मोहित पानी पीता है, तो मोहित क्या पीता है? पानी। तो पानी पीना यहाँ पे हुआ एक कर्म, एक कर्म। तो ये भी क्या हुई? एक कर्मक क्रिया। तो इन जो 4 उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पे, इन चारों उदाहरणों में एक कर्मक क्रिया है। हमें ये ध्यान में रखना है, पहले हमें क्या है, वाक्य को अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि वाक्य में जो कर्म है वो कितने हैं। अब यहाँ पे हमने जो 4 वाक्य देखे हैं, चारों में क्या है? एक ही कर्म हो रहा है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहा। नीता खाना पकाती है, नीता सिर्फ खाना पका रही है और कुछ नहीं कर रही उसके अलावा। उसी प्रकार पुनीत फुटबॉल खेलता है, पुनीत फुटबॉल खेल रहा है, उसके अलावा वो दूसरा कार्य नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? एक कर्मक क्रिया। लास्ट का जो हमारा उदाहरण है वो है मोहित पानी पीता है। तो इसमें मोहित पानी ही पी रहा है, उसके अलावा वो दूसरा कार्य नहीं कर रहा है। इसका मतलब अर्थ ये हुआ कि ये भी क्या है? एक कर्मक क्रिया। तो ये हुआ हमारा एक कर्मक क्रिया। दूसरी जो हमारी सकर्मक क्रिया का जो दूसरा भेद है, द्विकर्मक, वो देखते हैं। द्विकर्मक ये हमारा सकर्मक क्रिया का दूसरा भेद है। जब वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म प्रयुक्त हुए हो, वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। यानी यानी जहां 2 कर्म हो, जहां जहां 2 कर्म हो, वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे जैसे राम ने बच्चों को कहानी सुनाई, है ना? राम ने बच्चों को कहानी सुनाई। अब देखो, राम ने बच्चों को क्या सुनाई? राम ने बच्चों को क्या सुनाई? कहानी। किसको सुनाई? बच्चों को, है ना? हो गए 2 कर्म हमारे। पहला कर्म, तो कहानी हो गई हमारा दूसरा कर्म। द्विकर्म के उदाहरण
और अच्छे से समझने से पहले हमें ये जो महत्वपूर्ण ट्रिक्स यहाँ पे दी हुई है मैंने, उसको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। इस क्रिया में किसको और क्या प्रश्न पूछने पर उत्तर की प्राप्ति होती है। अब देखो, ये जो वाक्य है पहला, उसमें हमने क्या करा, क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करा, और दूसरा हमने को से पहले किसको लगाकर प्रश्न करा। तो हमने जब यहाँ पे 2 बार प्रश्न करे हैं कि क्या और किसको, दोनों में ही हमारे क्या है, उत्तर निकल के आया है। जैसे राम ने बच्चों को कहानी सुनाई, तो सुनाई से पहले जब हमने क्या लगाकर प्रश्न करा तो उत्तर आया हमारा कहानी, कि राम ने बच्चों को क्या सुनाई, कहानी। किसको सुनाई, बच्चों को। तो यहाँ पे 2 कर्म आ गए, और जहाँ पे वाक्य में 2 कर्म होते हैं वहां पे द्विकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होगी। उसी तरह माँ ने बेटे को खाना खिलाया। क्या खिलाया, खाना। किसको, बेटे को, है ना। माँ ने बेटे को खाना खिलाया। अब यहाँ पे हमारी जो क्रिया है खिलाया, उससे पहले हमने क्या लगाकर प्रश्न करा, तो हमारा दूसरा क्रम निकल के आता है कि माँ ने क्या खिलाया, खाना। किसको खिलाया, बेटे को, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 कर्म आए हैं, इसलिए यहाँ पे भी वही क्रिया हो गई, द्विकर्मक। इस तरह हम इस क्रिया को पहचान सकते हैं। राम ने श्याम को पुस्तक दी। राम ने श्याम को पुस्तक दी। अब यहाँ पे भी हम क्या और किसको प्रश्न पूछ पूछ कर यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हम इस द्विकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। जैसे राम ने श्याम को क्या दी, पुस्तक। किसको दी, श्याम को, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हुई हमारी, द्विकर्मक क्रिया। उसी तरह लास्ट का जो हमारा उदाहरण है वो है, मैंने पुलिस को चोर पकड़वा दिया। क्या पकड़वा दिया, चोर। किसको, पुलिस को, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, 2 कर्म हमारे निकल के आ रहे हैं, और यहाँ पे भी क्रिया कौन सी हुई, द्विकर्मक, है ना। एक पहचान हम इस तरह कर सकते हैं द्विकर्मक क्रिया की। इसमें क्या होता है, जो पहला कर्म होता है ना, उसके तुरंत बाद को शब्द या को कारक चिन्ह लगा रहता है। जो कारक चिन्ह है ना को, वो लगा रहता है। पहला जो कर्म है उसके तुरंत बाद को कारक चिन्ह आता है, और दूसरा जो कर्म है उसमें क्रिया से पहले क्या लगाकर अगर हम प्रश्न पूछे तो वहां पे उत्तर निकल कर हमारा आता है, या दूसरा कर्म हमारा निकल के आता है। तो इस तरह भी हम इसकी क्या कर सकते हैं, द्विकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। इसमें आप देखो, चारों जो उदाहरण है सब में जो पहला कर्म है उसके तुरंत बाद को कारक चिन्ह लगा हुआ है। तो इस तरह भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि पहला कर्म के बाद को कारक चिन्ह हो, और क्रिया से पहले अगर हम क्या लगाकर प्रश्न करें और उत्तर में हमें क्रम की प्राप्ति हो रही है, तो वहां पे होगी द्विकर्मक क्रिया। आशा करती हूँ आपको ये समझ आएगा अच्छे से। आगे चलते हैं हम, अकर्मक क्रिया। तो देखो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद थे, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया के दोनों भेद हमने पढ़ चुके हैं। अब बात आती है अकर्मक क्रिया की, कि अकर्मक क्रिया होती क्या है। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं इसकी। ये जो परिभाषा यहाँ दी हुई है वो देख लेते हैं। वे क्रिया जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इसमें क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। मतलब वे क्रियाएं जिनमें कोई कर्म नहीं होता है, या जिनको कर्म की आवश्यकता नहीं होती, या जिनको कर्म की आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती है, वे अकर्मक क्रिया होती है। वे अकर्मक
क्रिया होती है। जैसे श्याम हँसता है ना? तो यहाँ पे श्याम कर्ता हो गया, हँसता है यहाँ पे क्रिया हो गई। अब यहाँ पे देखो कर्ता भी है, क्रिया भी है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है? कर्म। तो ये कौन-सी क्रिया हुई? अकर्मक। हम हमें ये देखना है कि वाक्य में कर्म है या नहीं है। जिस वाक्य में कर्म नहीं है, इसका मतलब वो क्या है? अकर्मक क्रिया, है ना? जहाँ कर्म होगा, वहाँ सकर्मक क्रिया होगी और जहाँ कर्म नहीं है, वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। जैसे बच्चा रोता है, बच्चा हो गया हमारा यहाँ पे कर्ता और रोता है यहाँ पे हो गई क्रिया। तो यहाँ पे भी कर्म नहीं है, तो ये भी क्या हुई हमारी? अकर्मक क्रिया। उसी प्रकार कुत्ता भौंकता है, कुत्ता हो गया यहाँ पे कर्ता, भौंकता है क्रिया, तो ये भी क्या हुई? अकर्मक क्रिया। उसी प्रकार राधा सोती है, राधा हो गया यहाँ पे कर्ता और सोती है, सोती हो गया यहाँ पे क्रिया, तो ये भी हुई हमारी अकर्मक क्रिया, है ना? तो इस तरह हम पहचान कर सकते हैं कि किसी वाक्य में अगर कर्ता और क्रिया दोनों ही दे रखे हो और कर्म जहाँ पे नहीं हो तो वो होगी अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया की पहचान करने के और भी कई तरीके हैं। जैसे यहाँ पे देखो तो महत्वपूर्ण बिंदु या टिप्स, जहाँ क्रिया स्वतः होती है या प्रकृति द्वारा होती है, वहाँ हमेशा आक्रामक क्रिया होती है। जहाँ क्रिया स्वतः यानी जहाँ क्रिया अपने आप से होती है, जहाँ क्रिया अपने आप होती है या प्राकृतिक क्रिया या प्रकृति द्वारा होती है, वहाँ पे भी आक्रामक क्रिया होती है। जैसे जैसे पेड़ से पेड़ से डाली टूट गई, पेड़ से डाली टूट गई। तो यहाँ पे देखो ये क्रिया अपने आप से हुई है, पेड़ से डाली टूट गई। यहाँ पे पेड़ से डाली टूटी है यानी डाली अपने आप टूटी है, इसको किसी ने तोड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? आकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया। ठीक उसी प्रकार आसमान से आसमान से पानी गिर रहा है, आसमान से पानी गिर रहा है। इसमें एक इसमें जो आसमान से पानी गिर रहा है ये क्या है? एक प्राकृतिक क्रिया। आसमान से पानी गिर रहा है तो यहाँ पे ये क्या है? प्राकृतिक क्रिया है। तो जहाँ पे प्राकृतिक क्रिया होती है ये क्या है? प्राकृतिक क्रिया यानी प्रकृति द्वारा होने वाली क्रिया। और जहाँ पे प्राकृतिक क्रिया आ जाती है वहां पे भी हमारा क्या होता है? आकर्मक आकर्मक क्रिया। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो क्रियाएं अपने आप से होती है या प्रकृति द्वारा होती है वहां पे आकर्मक क्रिया होती है, सदैव आकर्मक क्रिया होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, क्रिया को पढ़ते टाइम इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें सीधे सीधे कोई सवाल या कोई प्रश्न नहीं आता है, उसको घुमा फिरा के पूछा जाता है ना? तो ये सारी चीजें अगर हमारे ध्यान में रहेगी तो हम आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। के और भी महत्वपूर्ण बिंदु है वो आगे हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे जिस क्रिया को करने वाला कोई कर्ता नहीं होता वहां भी सदैव आकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया को करने वाला कोई कर्ता नहीं होता वहां भी सदैव क्या होती है? आकर्मक क्रिया। मतलब ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया क्या होती है? अपने आप से होती है, उसका कोई कर्ता नहीं होता, वहां पे आकर्मक क्रिया होती है। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे उदाहरण है हमारा बूंद 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 से घड़ा भरता घड़ा भरता है। अब ऐसे वाला अगर कोई वाक्य आ जाता है एग्जाम में तो बच्चे बच्चे इसमें क्या करके आएंगे? सकर्मक क्रिया। तो मैम यहाँ पे देखो क्रिया से पहले क्या अगर
हम प्रश्न लगाते हैं, क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, तो हमारा उत्तर निकल के आता है कि बूँद-बूँद से क्या भरता है, तो उत्तर हमारा निकल के आता है कि बूँद-बूँद से क्या भरता है, घड़ा। तो ये क्या हुई, सकर्मक क्रिया, है ना? ऐसा बच्चे बताते हैं, लेकिन यहाँ सकर्मक क्रिया बिल्कुल नहीं आएगी, सकर्मक क्रिया नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, अकर्मक क्रिया। आपने ये तो देख लिया कि यहाँ घड़ा भरता है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि यहाँ पे कोई कर्ता नहीं है। बूँद-बूँद से घड़ा क्या है, अपने आप भर रहा है। जैसे बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, तो घड़ा क्या है, अपने आप से भर रहा है। उस घड़े को कोई कर्ता या कोई भर नहीं रहा। तो जहाँ पे क्रिया में कोई कर्ता या जिस वाक्य में कोई हमारी आकर्मक क्रिया होगी, अगर इसी उदाहरण को हम देखें, राधा बूँद बूँद से घड़ा भरती है, तो ये वाला वाक्य है हमारा, इसमें कौन-सी क्रिया आएगी? सकर्मक क्रिया। इसमें आएगी हमारी सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्य को कौन कर रहा है? राधा। कार्य राधा के द्वारा किया जा रहा है, तो राधा हुई यहाँ पे कर्ता, है ना? तो यहाँ पे हमारा कर्म भी निकल के आ रहा है, जैसे राधा क्या भरती है? घड़ा, कर्म भी है यहाँ पे, क्रिया हुई हमारी सकर्मक। लेकिन जो हमारा पहला उदाहरण है, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, इसमें क्या है, हमारा कोई कर्ता नहीं है। घड़े को भरने वाला कोई कर्ता नहीं है, घड़ा किसी के द्वारा नहीं भरा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्रिया क्या होगी? अकर्मक। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है अगर दोनों वाक्य ही अकर्मक क्रिया वाले हो और हमें दोनों में से कोई एक अकर्मक क्रिया लेनी हो, तो हम कौन सा वाक्य चुनेंगे? ऐसे वाले जो प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कंपटीशन में। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि दोनों ही वाक्य अगर हमारे अकर्मक क्रिया वाले हों, जैसे राम सोता है, राम सोता है। दूसरा बात करें हम, ऊँट खड़ा है, या पेड़ खड़ा है, ठीक है? राम सोता है, ठीक है? ये भी हुई हमारी आकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया। और ठूँठ खड़ा है, ये भी क्या हुआ हमारा? आकर्मक क्रिया, है ना? राम सोता है, दूसरा ठूँठ खड़ा है। तो देखो, अगर दोनों में से अगर दोनों वाक्य ही अकर्मक क्रिया वाले हो, तो हम दोनों में से कोई एक अकर्मक क्रिया लेनी हो, तो हम कौन-सा लेंगे? तो जैसे राम सोता है, ये भी हमारी क्या है? आकर्मक क्रिया। और ऊँट खड़ा है, ये भी हमारी क्या है? आकर्मक क्रिया। और पेड़ खड़ा है, ये भी क्या है हमारी? आकर्मक क्रिया। लेकिन अगर हम तीनों में से हमें कोई एक तो वो होगी हमारी ऊँट खड़ा है या पेड़ खड़ा है। इसमें राम नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों में ऊँट खड़ा है, इसमें भी क्रिया को करने वाला कोई कर्ता नहीं है। इसमें भी क्या है? कर्ता नहीं है। और पेड़ खड़ा है, इसमें भी कोई कर्ता नहीं है। कम से कम राम सोता है, इसमें कम से कम कर्ता तो है। राम क्या है यहाँ पे? कर्ता। इसलिए अगर 2 अकर्मक क्रिया दे रखी हो और एक में कर्ता हो और एक में ना हो, तो दोनों अकर्मक क्रिया में से फिर हमें जिसमें कर्ता नहीं होगा, वो अकर्मक क्रिया हमें लेनी होगी। ठीक है? तो ये वाला जो हमारा बिंदु था, वो भी क्लियर हुआ कि अगर दोनों वाक्य ही अकर्मक क्रिया वाले हों और हम दोनों में से कोई एक अकर्मक क्रिया लेनी हो, तो हम कौन-सा वाक्य चुनेंगे? तो हम चुनेंगे जिसमें कर्ता ना हो। जिसमें कर्ता नहीं होगा, वो
वो होगा हमारा आक्रामक वाक्य, आक्रामक क्रिया वाला वाक्य। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। आक्रामक क्रिया के और एक आध और महत्वपूर्ण बिंदु है। आक्रामक क्रिया में प्रत्यय लगाकर उन्हें सकर्मक बनाया जा सकता है। मतलब आक्रामक क्रिया में अगर हम प्रत्यय लगा दें तो वो क्रिया क्या हो जाएगी, फिर सकर्मक में बदल जाएगी। जैसे जैसे उड़ना, उड़ना क्या है यहाँ पे, आक्रामक क्रिया, आक्रामक क्रिया। लेकिन अगर हम उड़ना में आना या वाना प्रत्यय लगा दे, वाना प्रत्यय लगा दें तो हमारी जो नई क्रिया बनेगी वो होगी उड़ाना या उड़वाना, उड़वाना। और ये दोनों ही क्रियाएं क्या है, सकर्मक, सकर्मक। लेकिन प्रत्यय हमेशा मूल धातु में लगते हैं, यानी प्रत्यय धातु के मूल रूप में लगते हैं। जैसे जैसे हमने यहाँ पे देखो उड़ना, जो हमारे में क्या करा हमने, उड़ना में जब हमने प्रत्यय लगाया तो उड़ना में नहीं लगाया, यहाँ पे हमारा जो मूल शब्द है उड़, उसमें हमने प्रत्यय लगाया था आना, तब जाके हमारा क्या हुआ, नई क्रिया बन के आई उड़ाना। तो प्रत्यय हमेशा मूल धातु में लगते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे उड़ना था, उड़ना में है हमारी मूल धातु हुई उड, और उसमें जब हमने आना प्रत्यय लगाया तो नया जो हमारी क्रिया बन के आई वो आई उड़ाना। उसी प्रकार जो मूल शब्द है उड, उसमें अगर हम वाना प्रत्यय लगाते हैं तो नई हमारी क्रिया बन के आएगी, वो आएगी उड़वाना, उड़वाना। और ये दोनों क्रियाएं हैं क्या है, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार आकर्मक क्रिया में भी प्रत्यय लगाकर हम उन्हें क्या है, सकर्मक क्रिया बना सकते हैं। आगे देखते हैं, कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पे। जैसे दिवाकर दूध पी रहा है, इसमें कौन सा क्रिया का कौन सा भेद आएगा, अकर्मक आएगा या सकर्मक, अकर्मक या सकर्मक। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमें क्रिया की पहचान करनी हो कि क्रिया आकर्मक है या सकर्मक, तो हम क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, और उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। अब यहाँ पे देखो कि दिवाकर दूध पी रहा है, अब पी रहा है उससे पहले अगर मैं क्या लगा दूं तो हमारा प्रश्न बनेगा कि दिवाकर क्या पी रहा है, उत्तर आएगा हमारा दूध, है ना। तो जहां पे जिस वाक्य में अगर उत्तर में कर्म की प्राप्ति होती है सकर्मक, तो यहाँ पे हमें हमारा उत्तर मिल रहा है, तो यहाँ पे क्रिया हुई हमारे सकर्मक। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा उदाहरण अगर हम देखें, सविता सोती है ना। अब हम यहाँ पे क्या लगाकर प्रश्न करें कि सविता सविता क्या सोती, हमारा जो उत्तर आएगा उसमें कर्म नहीं आएगा, उसमें सिर्फ कर्ता आ रहा है, और जहाँ पे उत्तर में कर्ता की प्राप्ति होती है वहां पे क्रिया होती है अकर्मक, अकर्मक, है ना। ठीक उसी प्रकार राधिका टीवी देख रही है ना। तो यहाँ पे अगर क्या लगाकर प्रश्न करें कि राधिका क्या देख रही है, राधिका क्या देख रही है ना, तो हमारा आंसर आता है टीवी, है ना? तो जहां उत्तर में कर्म की प्राप्ति हो वहां सकर्मक क्रिया होती है, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी, राधिका में होगी सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। चौथा जो हमारा उदाहरण है
हरी बूंद-बूंद से घड़ा भरता है। तो इसमें भी हमारी कौन-सी क्रिया होगी? सकर्मक। सकर्मक, क्योंकि भरता जो क्रिया है उससे पहले अगर हम क्या लगाकर प्रश्न करें, तो उत्तर आता है हमारा घड़ा, कि हरी बूंद-बूंद से क्या भरता है? तो हरी बूंद-बूंद से क्या भरता है? घड़ा। तो इसमें भी हमें कर्म की होगी हमारी सकर्मक क्रिया। 5वां जो हमारा उदाहरण है वो है माँ दीदी से खाना बनवाती। तो अगर हम यहाँ पे भी क्या लगाकर प्रश्न करें, तो हमारा उत्तर निकल के आता है कि माँ दीदी से क्या बनवाती है? खाना। किससे बनवाती है? दीदी से। तो यहाँ हमारी हुई सकर्मक क्रिया का जो दूसरा भाग है द्विकर्मक द्विकर्मक क्रिया क्रिया, क्योंकि यहाँ 2 कर्म हो रहे हैं, है ना? दीदी और खाना, है ना? 2 कर्म आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हुई हमारी द्विकर्मक क्रिया। लास्ट का जो हमारा उदाहरण है वो है मज़दूर चाय पी रहा है ना? मज़दूर क्या पी रहा है? तो उत्तर आता है हमारा चाय। तो ये भी क्या हुई? सकर्मक क्रिया, या बोले तो सकर्मक क्रिया का जो भेद है एक कर्मक यहाँ हुई हमारा एक कर्मक क्रिया। तो ये हमारे जो अभ्यास प्रश्न थे वो पूरे हुए, और आज का जो हमारा टॉपिक था वो पूरा हुआ। आज हमने क्रम के आधार पे क्रिया के भेद पढ़े हैं। अब क्रिया के जो दूसरे भेद हैं प्रयोग और संरचना के आधार पे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अ, अगर आपको मेरा आज का टॉपिक या आज का वीडियो या पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।